आज सेकेंड लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग जो भी पढ़ेंगे अब इसकी बात करते हैं पहले। ये चैप्टर जो है वो आपको पता ही है, क्लास ट्वेल्थ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये जो चैप्टर है आपका क्लास ट्वेल्थ के एनसीईआरटी का है ना, ट्वेल्थ के एनसीईआरटी बुक का है और आपका सेकेंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका? ये सेकेंड चैप्टर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली मैंने अपना जो बीटेक किया था वो एमएनआईटी इलाहाबाद से किया था। मुझे 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स पढ़ाने का एडवांस लेवल में। ठीक है, मैं पिछले 3 साल से एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और मोर देन 2000 स्टूडेंट्स को मैंने क्या किया, अभी तक मेंटर किया है। ये आपका ये इसके बाद अगर अगले बात करें तो ये आपका प्रेप लाइफ के बारे में आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है। ये दोनों आप ज्वाइन कर सकते हो। ये आईआईटी जेई के लिए है और ये आपका नीट के लिए है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या रहेगी, आती रहेगी। ठीक है, चलिए अब कल के लेक्चर की बात करें तो कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये पूरा डेफिनेशन वगैरह देखा था और डिफरेंस देखा था। ठीक है, तो एक बार बाद में रिवाइज करेंगे। 1 मिनट, अभी डायरेक्टली मैं पहले पेज पे आ जाता हूँ। अब बात करते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डेफिनेशन पढ़ी थी कि टी इनवर्स एक्स, डेफिनेशन पढ़ी थी टेन इनवर्स एक्स का मतलब टी इनवर्स एक्स दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये जितने भी है इसका डेफिनेशन क्या होता है ये पढ़ा था। डिफरेंस देखा था हम लोगों ने, टी इनवर्स एक्स एंड टी एक्स के बीच डिफरेंस देखा था। देन हम लोगों ने किसकी बात की थी? डोमेन एंड रेंज की बात की थी। किसकी बात की थी? डोमेन एंड रेंज की बात की थी। किसकी? टी इनवर्स एक्स के बारे में। देन हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा था। हम लोगों ने क्या किया था? आपका ग्राफ पढ़ा था ग्राफ सारी जो 6 ग्राफ थे और मैंने बोला था उसको अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने सेट ऑफ फार्मूला पढ़ा था। सेट ऑफ फार्मूलाज पढ़ा था, 3 सेट ऑफ फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, अगर एक समय के लिए अगर मैं फार्मूला रिवाइज भी करवाऊँ आप लोगों को तो आप फॉर्मूले देख सकते हो। ये रहा आपका पहला फॉर्मूला, क्या कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये सारे की जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 वाली टाइप की चीज़ होती है, तो आपका माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। दूसरे में कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये 0 से पाई वाली चीज़ है, तो इसमें पाई माइनस हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका? पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉट और पाई माइनस सेक इनवर्स। ठीक है, अगला फॉर्मूला बढ़ा था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या होता है? π/2 होता है। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स π/2, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2। इसके लिए डोमेन x बिलोंग टू -1 से 1, x बिलोंग टू r और मॉड x ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये हमको याद रखना है। मतलब साइन और कॉस रिलेट हो गया, टेन और कॉट हो गया और यहाँ पे सेक और कॉसेक हो गया। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने कि साइन इनवर्स एक्स को हम डायरेक्टली कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स में 2 फॉर्मूले थे, अगर x आपका पॉजिटिव होगा और x आपका अगर निगेटिव होगा। पॉजिटिव वाले केस में तो आप डायरेक्टली कॉट इनवर्स 1/x लिख दीजिए, बट निगेटिव वाले केस में क्या करिएगा? -π प्लस कॉट इनवर्स, मतलब एक्स्ट्रा एक -π का टर्म आ जाएगा। ऐसा क्यों आया था? क्योंकि इसका रेंज आपका -π/2 से π/2 होता है और आपका जो कॉट का रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। दैट्स वाई यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपके आए थे और यहाँ पे तो सेम सेम है, दैट्स वाई आपका एक ही फॉर्मूला आया था। अब बात करते हैं अगला। अब इसके बाद आज के लेक्चर में अगर हम लोग बात करें क्या करने वाले हैं, अगर आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने अभी तक पुराने लेक्चर्स किए हैं, मतलब जो पहला लेक्चर था उसी के बेसिस पे एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों का? द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स 1/√2, इसकी बात कर रहा है। तो अब आपको पता ही है ये बोल, वैसे इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस वाले, अगर मैं क्या कहते हैं आपका ऐसा एक एंगल, जैसे साइन इनवर्स √3/2 है, तो अगर मैं मान लो साइन लेता हूँ किसी एंगल का, तो मान लेते हैं साइन थीटा ले लिया मैंने किसी एंगल का, तो वो √3/2 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? आपका √3/2 के बराबर आना चाहिए। देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ से जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा आपका π/3 और यहाँ से एंगल आ जाएगा आपका क्या? π/4। क्यों? क्योंकि साइन थीटा √3/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू आपकी π/3 होती है और यहाँ पे कब होता है? जब π/4। हमको याद है कि जो साइन इनवर्स होता है वो आपका -π/2 से +π/2 के बीच का एंगल हम लोगों को लिखना होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? π/3 प्लस π/4। एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4π और यहाँ पे आ गया आपका 3π। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 7π/2।
12 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि मुझे ये जो दे के रखा है 10 कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, ये क्या आएगा मुझे इसके बारे में बताना है। ठीक है, कभी भी अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आप क्या करिए, कॉस इनवर्स एक्स है, इस अंदर वाले को आप कुछ मान लीजिए, ये जो भी इसके अंदर इसको कुछ मान लीजिए। तो जैसे ही मैंने इसको माना थीटा, तो थीटा मानते ही मुझे क्या चाहिए आपका टेन थीटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए आपका टेन थीटा। और लेट हमने एज्यूम क्या किया था आपका कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका थीटा होता है। तो एक्स बराबर क्या आ गया आपका कॉस थीटा आ गया। अब देखो हमारे पास क्या पता है आपको कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आपकी एक्स है, क्या है आपकी वैल्यू कॉस थीटा की एक्स वैल्यू पता है हम लोगों को, और निकालना है क्या 10। तो आपको पता है आप ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो, ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ से आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आया, अब टेन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स। तो इस वाले का अगर आंसर बात करूँ तो क्या आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, यही क्या है हम लोगों का आंसर। तो इस ऐसे क्वेश्चन का फिक्स पैटर्न है, जिसका वैल्यू निकालना है इसके अंदर वाले को आप कुछ मान लो, आर्गूमेंट को कुछ एज्यूम कर लो, उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन ले रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ सर क्वेश्चन कैसे, फिर क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता भी जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, अब दो चीज़ों को सॉल्व करा रहा है। तो एक्स बराबर देखो टेन इनवर्स 1, तो क्या डायरेक्टली इसको मैं आपको पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस का, तो ये बेसिकली आपको पता ही है, टेन इनवर्स तो आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, ये आपका होता है 0 से पाई होता है, और ये आपका क्या होता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 होता है, ये आपको पता है इतना। तो अब इस वाले की बात करते हैं, तो ये एंगल निगेटिव वाला है, तो निगेटिव वाला मतलब पक्का सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल मैंने लिखने का तरीका बताया है कि क्या, पाई लिखो और माइनस फिर उसके रिस्पेक्टिव का फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस इनवर्स हाफ, तो कॉस इनवर्स हाफ बराबर थीटा मान लिया, तो यहाँ से हाफ बराबर क्या आ गया आपका कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आपका कब होता है, जब पाई बाय 3 होता है, ये आ गया। और साइन इनवर्स हाफ कब होता है, जब आपका पाई बाय 6 होता है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई आपकी पाई बाय 4 माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपका 2 पाई बाय 3, और यहाँ से आ गया आपका पाई बाय 6। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है, आपका एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, 4 3 6 का एलसीएम लो 12 आएगा। यहाँ से आप जैसे ही 12 4 3 6 का आप एलसीएम ले लीजिए, आपको 12 ही एलसीएम आएगा। जैसे अगर आपका 12 एलसीएम आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या किए, 3 पाई हो गया माइनस में, यहाँ से देखना, यहाँ से आपका 12 पाई हो गया, और यहाँ से आपने देखना 2 पाई हो गया, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 पाई आ जाएगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू देखो, ये हो गया आपका माइनस का 12 पाई, और यहाँ से आपका आ गया 3 पाई, तो सही किया है ना, हाँ सही, यहाँ का 8 आएगा, सॉरी 3 4, तो यहाँ 8 आएगा 8। तो ये आ गया आपका माइनस का 3 पाई बाय 4, दैट विल माइनस का 3 पाई बाय 4, दैट विल बी माइनस का पाई बाय 4, ये आ गया आपका x। सिमिलर तरीके से आप y निकाल लीजिए। तो y निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपका ध्यान से देखिएगा y कैसे निकालूंगा। तो y के लिए अब इस वाले में मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एक चीज़ सिखाया, क्या सिखाया आपका कि सर यहाँ पे जो भी एंगल आ रहा है उसको आप क्या मान लो थीटा, अंदर वाले को। तो देखना मैं अंदर वाले को कैसे सॉल्व करता हूँ आपका, थोड़ा सा मैं यहाँ पे मुझे टाइम दीजिएगा, मैं एक बार रफ कर दूँ, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा आपका। ठीक है, ये रहा। तो जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हमारे पास इसको सॉल्व कर लिया, हमारे पास x बराबर आ गया आपका माइनस का पाई बाय 4 आ गया है। हम आप जल्दी से y को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप y को सॉल्व करने जाइएगा तो y है क्या, पहले तो y को आप लिख लो। तो y बराबर आपके पास कॉस इनवर्स, यहाँ पे हो गया आपका हाफ, और यहाँ पे आ गया आपका कॉस इनवर्स 1/8 आ गया। कॉस इनवर्स है क्या आपका, हाँ कॉस इनवर्स लिख के रखा हुआ है। जैसे ही अगर ये एंगल लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे आपका कॉस इनवर्स है क्या, चलो देखते हैं, नहीं यहाँ पे कॉस होगा, इनवर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका क्या होगा कॉस होगा, तभी आंसर आएगा। ठीक है, जैसे ही अगर आपका आया तो आप ध्यान से देखिएगा कि क्या करते हैं इस चीज़ को, है ना। तो ये अगर मैं यहाँ पे ध्यान से अगर आपको देखूँ, देख लेते हैं अभी इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स होगा कि क्या होगा वो आपको समझ में आ जाए। ये मान लो आपका आ गया थीटा, बेसिकली यहाँ पे कॉस ही रहेगा, यहाँ इनवर्स इनवर्स कुछ नहीं, इसको आप हटा दो, इस वाली चीज़ को हटा दो। कॉस हाफ 1/2 कॉस इनवर्स 8 होगा, गलती से हो गया। अभी इसको थीटा मान लो अंदर वाले को। जैसे ही अगर आपने थीटा माना तो y बराबर आ गया, क्या आ गया आपके पास कॉस थीटा आ गया, y बराबर क्या आ गया आपके पास कॉस थीटा। अब हमको कॉस थीटा निकालना है। जैसे 1/2 बराबर 1/2 कॉस इनवर्स 1/8 बराबर क्या आ गया थीटा।
तो यहाँ से आपके पास cos 2 थीटा आ गया, आपका 1/8 आ गया। अब आपको cos 2 थीटा पता है, cos थीटा निकालना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 8। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो 9/8 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास cos स्क्वायर थीटा 9/16 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो cos थीटा आएगा ना, हम पॉजिटिव वाली चीज़ लेंगे, निगेटिव वाली नहीं ले सकते, ठीक है। इसका भी मैं आपको रीज़न भी समझाऊंगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, आपकी 3/4 मिल गई। निगेटिव भी नहीं ले सकते क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा। कौन सा एंगल आएगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो क्या होता है आपका, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखो x की वैल्यू -π/4 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/4 आ गई। तो रिलेशन देख लो जो भी इसमें सेटिस्फाई करे। तो x की वैल्यू -π/4, तो रखो यहाँ पे -π/4। जैसे अगर आप -π/, सारे ऑप्शन में देखो तो ए ऑप्शन x आ गया आपका -π/4, और y आ गया आपके पास, कितना है y आपका, y देख लेते हैं कितना है आपके पास, y आ गया आपके पास 3/4 आ गया। तो इसको मैं यहाँ पे 3/4 रखता हूँ, रखो एक बार। तो जैसे रखा ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, सी करेगा। -π/4 रखो तो ये -1 आ जाएगा, लेफ्ट साइड में माइनस का 4/3 इंटू का 3/4, तो -1 बराबर -1। तो ये आ गया आपका सी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, सी। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें सॉल्व करवाई, बट ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमको क्या दे के रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस, इफ लिख लो यहाँ पे, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर 2π/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो हमको क्वेश्चन में आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर आपका दे के रखा है 2π/3। अब हमको एक रिलेशन याद है आपका, क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, π/2 होता है। तो मैंने क्या किया, रिप्लेस किया। इस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स वाई की जगह क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, π/2 माइनस का कॉस इनवर्स वाई बराबर का क्या है, 2π/3। अब देखो यहाँ से आपका π/2 प्लस π/2 कितना हो गया आपका, 2π/3 हो गया, सॉरी 2π हो जाएगा। तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस का कॉस इनवर्स वाई बराबर 2π/3 और माइनस का पाई। तो दिख रहा होगा 2π/3 माइनस π/3 के माइनस पाई कितना होता है, माइनस का π/3, माइनस माइनस कैंसिल हर जगह से। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई कितना आ गया आपके पास, π/3 आ जाएगा। तो मतलब ये जो वैल्यू पूछी है इसका आंसर आ गया आपके पास π/3 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको फॉर्मूले का यूज़ करना था, ठीक है। चलो, तो ये चारों क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से किया। अब हम लोग एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या देके रखा है, अगर x की वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन 0 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। तो हमको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि tan इनवर्स x के दो फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूले होते हैं, दो। एक होता है आपका कॉट इनवर्स 1/x होता है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और दूसरा होता है -π प्लस, दूसरा आ जाता है आपका क्या, -π प्लस, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको, कॉट इनवर्स 1/x जब x की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x है प्लस यहाँ पे आपका क्या लिखा है, tan इनवर्स 1/x लिखा है। मैंने इसके जगह वैल्यू रख दी, इसके जगह एक जगह रखना है, या तो इस पे रखो या तो इस पे। तो इस पे जैसे ही रखा तो आप क्या रखोगे, -π प्लस कॉट इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब देखो ये हो गया आपका -π, और ये दोनों को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2। तो ये आ गया आपका π/2। तो आंसर कितना आ गया आपका, माइनस का π/2। इजी क्वेश्चन था। हाँ, अगर आपको इस रिजल्ट याद रहेंगे तो आप तुरंत कर लोगे, रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर दोगे। तो इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हो। और हाँ, किसी को अगर मान लो ऑब्जेक्टिव करना है तो आप ऑब्जेक्टिव तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। एक्स की वैल्यू क्या बोला उसने, लेस देन 0, तो मैं एज्यूम करता हूँ एक्स की वैल्यू -1। उन्होंने कोई केवल यही बोला है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 0 लेनी है। जैसे ही -1 रखिए तो -1 रखते ही यहाँ पे आपका क्या आ गया, यहाँ पे देखना ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, ये आ गया tan इनवर्स -1 प्लस कॉट इनवर्स -1।
टेन इनवर्स -1 कितना होता है, माइनस का π/4। कॉट इनवर्स -1 कितना होता है, माइनस का π/4। तो यहाँ से भी आपका आंसर माइनस का π/2 आ जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह से आपके आंसर सेम आते। हाँ, बट ये था, ये ऑब्जेक्टिव मेथड है, और ये जो दूसरा ये वाला जो मेथड है आपका सब्जेक्टिव मेथड से आया। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, बट मैं बोलूँगा ज़्यादा सब्जेक्टिव मेथड ज़्यादा प्रेफर करिएगा। ऑब्जेक्टिव मेथड कहीं कहीं सही हो जाता है, कहीं कहीं भी गलत, मतलब उसमें हमको ज़्यादा चेक करने पड़ते हैं ऑप्शंस को भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या लिखा है कि हमारे पास, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ध्यान से देखो क्या लिख के रखा है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 हमारे पास ये दे के रखा है। अब मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी अगर ऐसा कुछ यहाँ पे आपका नॉर्मल का 10 दे के रखा रहे और अंदर अगर आपका इन्वर्स दे के रखा रहे, तो क्या करिए, अंदर वाले को एज्यूम करिए। तो मैंने एज्यूम किया, लेट दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड लेट दिस इज इक्वल टू बीटा। तो हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 बराबर कितना आ गया, अल्फा। तो आपको दिख गया यहाँ से कि सर साइन अल्फा बराबर आ जाएगा आपका 3/5 आ जाएगा। उसी तरीके से 10 इनवर्स 2/3 कितना है, बीटा। तो यहाँ से आपके पास 10 बीटा आ गया, आपके पास 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे रख दो, तो जैसे ही आपने रखा तो आपके पास क्या आ गया, 10 अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आपको 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से, क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आपको 10 अल्फा नहीं पता है, बट आप क्या इसमें से ट्रायंगल बना के निकाल सकते हो, तो बिल्कुल आप बोलोगे हाँ सर, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, 10 अल्फा तो साइन अल्फा 3/5, तो ये 3 है, तो ये 5 होगा, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास जो 10 अल्फा आएगा वो 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 10 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 अल्फा की वैल्यू रख दो 3/4 प्लस 10 बीटा रख दो आपका 2/3, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 10 अल्फा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल होकर 2 आ गया। तो डिनोमिनेटर में तो आपका हाफ आ गया। ऊपर देखो, ऊपर एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते ऊपर आ जाएगा आपका 12, यहाँ से आपका ये आ गया 9 और यहाँ से आपका गया 8 आ गया। तो आपको ये दिख रहा होगा कि सर ये और ये तो कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 17/6। ठीक है, तो 9 + 8 कितना होता है, 17, और यहाँ से कट के, तो मतलब इस पूरे का जो फाइनल आंसर, तो मैं यहाँ फाइनल आंसर लिख देता हूँ, आपका फाइनल कितना आ गया आपका 17/6। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। तो कभी भी अगर आपका मान लो एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे के रखा है, अंदर आपके ऐसे इन्वर्स फंक्शन दे के रखे हैं, प्लस या माइनस कुछ भी दे रखा हो, तो हमेशा एक फंक्शन को कुछ मानो, हमेशा दूसरा फंक्शन को कुछ मानो, इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे, एंड देन आपको वैल्यू रखना है केवल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान से समझिए और करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख के रखा है, 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, ओके, डायरेक्टली आ गया अब हमारे पास। तो एक समय के लिए मैंने क्या किया, पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/3, मैंने एक समय के लिए इसको बोला अल्फा और एक समय के लिए इसको बोला बीटा। तो जैसे ही अल्फा बीटा बोलूँगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर 10 अल्फा बराबर तो हाफ आ जाएगा और 10 बीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। तो अपने आप ये क्या पूछ रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो अब देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा के बारे में नहीं पता है, बट मैं क्या यहाँ से आपका 10 अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकता हूँ ना। क्या फॉर्मूला आएगा बताओ आपका, वो 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फा और 10 बीटा आएगा। अब देखो जैसे ही आया तो मुझे देख के समझ में आ रहा है कि हाँ सर 10 अल्फा की वैल्यू पता है हाफ, प्लस 10 बीटा की वैल्यू 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू का 1/3 आ जाएगा। जैसे ही आया आगे आते हैं, यहाँ लिखो, तो ये 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर में देखो 1/2 ऊपर आ जाएगा आपका 5/6 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे भी आ गया 5/6, इससे कितना आ गया 1। मतलब आपका जो 10 अल्फा प्लस बीटा 1 है
तो आपको पता ही है कि यहाँ से मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, π/4 आ जाएगा। तो π/4 ए ऑप्शन है आपका। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन था। मतलब सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा ये हमको ये सोचना था कि सर हाँ, हमको यहाँ पे tan अल्फ़ा प्लस बीटा ही निकालना है। अब आप समझ में आ गया होगा कि सर थर्ड क्वाड्रेंट वाला एंगल तो लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका 0 से π/2 के बीच होगी। इस वाले की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके π/2 के बीच होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर आप समेसन भी कर दो, तो अगर एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल का समेसन भी आपका 0 से लेके पाई के बीच ही आएगा। अब 0 से पाई के बीच में भी आपको पता है कि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा। तो इसमें मैं और भी बोल सकता हूँ कि एंगल जो आएगा वो 0 से लेके π/2 के बीच ही एंगल आएगा। दैट्स वाई आपका π/4 आ गया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। निगेटिव होता तब ऐसे कमेंट पास नहीं कर पाते, पॉजिटिव है दैट्स वाई मैंने ऐसे कमेंट पास कर दिया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोल क्या रहा है, ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 8 को। हमारे पास बोल रहा है इफ़ i बराबर 1 है, इफ़ i बराबर 1 से लेके n तक है, जहाँ पे कॉस इनवर्स अल्फा i बराबर 0 है, देन आपका पूछ रहा है अल्फा i कितना होगा। तो इसको एक बार लिखो आप। तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स अल्फा 1 प्लस कॉस इनवर्स अल्फा 2 प्लस कॉस इनवर्स अल्फा 3 प्लस ऐसे करके आपका कॉस इनवर्स अल्फा n आ जाएगा। बराबर कितना हो गया आपका, 0 के बराबर आ गया। अब आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि सर जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है। तो ये 0 से पाई मतलब ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर। तो ये पॉजिटिव नंबर जितने भी दे के रखे हैं, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका फिक्स मतलब है कि सभी को, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 नहीं हो सकता, तो सभी को क्या होना पड़ेगा आपका, मैं पॉजिटिव गलत बोल दिया, एक्चुअल में मेरे को इसको नॉन निगेटिव बोलना चाहिए। ये नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव और नॉन निगेटिव। तो नॉन निगेटिव प्लस नॉन निगेटिव प्लस नॉन निगेटिव कभी 0 नहीं हो सकता। केवल एक केस में आपका 0 होगा, कब, जब सब के सब इंडिविजुअली 0 हो जाए। तो कॉस इनवर्स अल्फा 1 बराबर 0, यहाँ से आ गया कॉस इनवर्स अल्फा 2 बराबर 0, कॉस इनवर्स अल्फा 3 बराबर 0, ऐसे करके जाता रहेगा, और कॉस इनवर्स अल्फा n बराबर 0। तो यहाँ से अल्फा 1 कॉस 0 कितना होता है आपका 1, अल्फा 2 वो ये भी आपका 1 आ गया, यहाँ से अल्फा 3 ये भी आपका 1 आ जाएगा। मतलब सारी वैल्यू अल्फा n ये भी कितना आ गया आपका 1, मतलब सारी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 1 1 आ गई। पूछ क्या रहा हमसे, समेसन, ये जो लिख के रखा है इसको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ऐसे करके आपका अल्फा n तक। तो ये अल्फा 1 की वैल्यू 1 है, अल्फा 2 की वैल्यू 1 है, ऐसे करके आपका 1 तक गया। 1 1 1 कितने बार आ गया, n बार, तो आंसर कितना आ गया आपका n, ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया कि नॉन निगेटिव प्लस नॉन निगेटिव, मतलब नॉन निगेटिव प्लस नॉन निगेटिव कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता, कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। केवल मतलब आपका केवल एक केस में 0 होगा, जब ये आपका 0 हो जाए और ये आपका, मतलब इंडिविजुअली दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी दोनों का समेसन क्या हो सकता है आपका 0 हो सकता है। क्लियर, चलिए अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। अगर आप इस क्वेश्चन को गौर करोगे तो सेम ऐसा क्वेश्चन एक हमने करके रखा है। ठीक है, दोबारा एक बार आप सोचो कि क्या करना है, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे आपका एक 10 का टर्म है और यहाँ पे ऐसा दिख रखा है, तो मैंने एक समय के लिए इसको बोला अल्फा, इसको बोला आपका बीटा। ठीक है, जैसे आपने बोला तो आपके पास कॉस इनवर्स हाफ बराबर अल्फा आ गया। जैसे आया तो आप यहाँ से कॉस अल्फा आप क्या लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो, आ गया हाफ। अब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे जैसे लिखा 10 इनवर्स माइनस का 1/√3, ये आपने माना बीटा, तो यहाँ से 10 बीटा आपका आ गया माइनस का 1/√3 आ गया। जैसे ही आया, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, अगेन सेम चीज़ आपका क्या, 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा अपॉन में 1 माइनस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा आ जाएगा। अब देखो 10 बीटा मालूम है,
टेन अल्फा के बारे में कमेंट नहीं पास कर पता नहीं है, निकाल सकते हैं ट्रायंगल बना के। तो लो भाई मैं ट्रायंगल बना के निकाल देता हूँ आपका। तो कॉस अल्फा 1/2, तो ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, तो अपने आप ये कितना हो जाएगा आपका √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका √3। तो यहाँ से क्या आप टेन अल्फा के बारे में बोल सकते हो कि सर वो √3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया आपका √3, ये आ गया आपका माइनस का 1/√3, डिनोमिनेटर में आ जाओ। तो 1 माइनस √3 माइनस का 1/√3। तो ये √3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो डिनोमिनेटर में तो आपका 2 आ गया। एलसीएम लो, जैसे एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1, और यहाँ से एलसीएम लिया 3 - 1, और नीचे आ गया आपका √3। ये और ये कट के मतलब कितना आ गया आपका 1/√3 आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर टेन अल्फा प्लस बीटा, मतलब टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1/√3। यही क्या है हम लोगों का आंसर। आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि सर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि टेन अल्फा प्लस बीटा अगर 1/√3 है तो पक्का मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा होगा आपका π/6 आ रहा है। तो आप ये भी कमेंट आप पास कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एज अ नॉर्मल हमसे केवल टेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है, तो उसकी वैल्यू तो 1/√3 आएगी। हाँ, अगर मुझे एंगल का समेसन भी पूछ लेता ना ये अल्फा इस वाले का, तो वो भी मैं बता सकता था, डेट इज π/6। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मैं मूव ऑन करूँ, वैसे डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे, मैंने इतना मेहनत क्यों किया। कॉस इनवर्स 1/2 है ना, ये तो मैंने ऐसे आपको बता दिया कि नॉर्मल तरीके अगर आपको, अब यहाँ पे नोन एंगल पता है हमको 1/2। अगर मैं अगला मेथड की बात करता हूँ, सेकंड मेथड, तो यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स 1/2, ये 1/2 आपका कितने पे होता है, π/3 पे होता है, और ये माइनस है तो ये कितना आ जाएगा माइनस का π/6। तो डायरेक्टली भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते थे, π/6 लिख सकते थे आंसर। मैंने एक नॉर्मली बता दिया, जब आपको ये नोन पता नहीं होगा कि ये किस वैल्यू के लिए, ये जो वैल्यू आ रही है किस एंगल के लिए आ रहा है, या ये वाली वैल्यू किस एंगल के लिए आ रहा है, तब कैसे करेंगे इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया। वैसे अभी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा क्या लिख के रखा है, साइन, यहाँ पे आपका लिखा है π/8 माइनस साइन इनवर्स माइनस का हाफ। अब देखो ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको -½ तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है आपका माइनस का साइन थीटा। तो मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, तो साइन π/8 प्लस साइन इनवर्स हाफ। अब हाफ कितने पे होता है आपको पता ही है, ये होता है आपका 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो क्या आ गया आपके पास, साइन π/8 प्लस π/6। अगर आप एलसीएम लो तो नीचे अगर एक समय के लिए मैं लिख भी दूँ 48, वैसे तो 24 आएगा, 48 लिख भी दो, तो यहाँ से आ गया आपका 6π और यहाँ से आ गया आपका 8π। तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि सर 6π प्लस 8π, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 14π, और डिवाइड कर दोगे तो लिख लेते हैं एक समय के लिए, साइन 14π डिवाइडेड बाय 48, तो आपका कट जाएगा। कटते ही क्या आएगा आपके पास, साइन का 2π ऊपर आ जाएगा आपका 7π, और डिवाइड बाय आपके पास आ गया 12। तो यही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये ऐसे होता कितना है आपको, π/12 कितना होता है 15 डिग्री, तो ये साइन 7π/12 कितना हो जाएगा आपका 105 डिग्री। तो ये कितना है आपका साइन 105 डिग्री पूछ रहा है, 105 डिग्री आप निकाल सकते हो 90 + 15 करके। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप इतना आप कर लीजिएगा खुद से। वैसे होता कितना है आपका, वो मैं लिख देता हूँ √3 + 1/2√2 होता है, वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। वैसे अगर नहीं आता किसी को तो वो आपका साइन 90 + 15 करके लिख सकता है, डैट विल बी cos 15, और cos 15 आपका होता है √3 + 1/2√2, या 105 को आप 60 + 45 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सी पार्ट देखिएगा, तो सी पार्ट तो आपने करके रखा है, तो ये क्या करोगे, अंदर वाले को आप अल्फ़ा मान लो, आपके पास निकालना क्या है, cos अल्फ़ा निकालना है, और आपके पास tan अल्फ़ा कितना है 2 है, तो tan अल्फ़ा अगर 2 है तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये √5 आ जाएगा। तो cos अल्फ़ा कितना आ गया 1/√5। जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमने एक बार करके रखा है, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो अगेन इसको अल्फ़ा माना और इसको क्या मान लिया, बीटा मान लिया, तो ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वैसे आपका क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, जहाँ पे आपको साइन अल्फ़ा पता है, साइन अल्फ़ा कितना हो गया आपका 3/5 हो गया, और आपके पास कॉड बीटा आ गया, दैट इज 3/2। तो कॉड बीटा आ गया तो आपके पास tan बीटा आ गया, दैट विल बी 2/3। और अगर आपके पास साइन अल्फ़ा आ गया
तो आपको टेन अल्फ़ा भी मिल गया, दैट इज़ 3/4। वैल्यू रख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी, क्या बोल रहा है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। जैसी अगर इनइक्वालिटी की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला आता है डोमेन, तो आप सबसे पहले लिखो डोमेन। तो आपको पता है जो डोमेन होगा उस केस पे यहाँ पे इसके और इसकी वजह से कॉस इनवर्स एक्स की वजह से आप डोमेन लिख लो। डोमेन कितना हो जाएगा आपका, एक्स बिलोंगिंग टू -1 से +1। डोमेन क्या आ जाएगा आपका, -1 से +1 का डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स एक आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगर आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो कभी भी अगर f(x1) ग्रेटर देन f(x2) दे के रखा हुआ है, और आपको पता है कि अगर f(x) एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अगर आप f को हटाओ तो साइन को इंटरचेंज कर दो, साइन को क्या कर दो, इंटरचेंज। और अगर इंक्रीजिंग बोले, इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f को हटाते टाइम साइन को चेंज नहीं करना है। सेम चीज यहाँ पे है आपका। तो अगर कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, इधर आ गया x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x इंटू एक्स -1 ग्रेटर देन 0। तो जैसी नंबर लाइन में ड्रॉ कर लो, तो नंबर लाइन में ड्रॉ करोगे तो 0 1 प्लस माइनस प्लस, हमको कौन सा लेना है आपका, पॉजिटिव वाला। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आपका आंसर आ गया। और इस आंसर का आप क्या लोगे, इंटरसेक्शन, किसके साथ, जो ओरिजिनल आया है डोमेन के साथ। हमेशा याद रखो डोमेन हमको क्या बता रहा है कि हमारा फाइनल आंसर हमेशा इसके बीच होना चाहिए, हमेशा। अब कुछ भी आपने सॉल्व किया वो अलग चीज़ है, जो भी आंसर आए उसका क्या ले लो आप, इसके साथ इंटरसेक्शन। तो मैं इंटरसेक्शन यहाँ ले लेता हूँ, तो 1 इंटरसेक्शन 2। तो जैसे इंटरसेक्शन लोगे तो दिख रहा है -इन्फिनिटी से 0 1 से इन्फिनिटी, तो ये तो रहेगा ही नहीं, यहाँ वाले में आ जाएगा, क्या आ जाएगा इससे आंसर आपका, -1 से 0 आ जाएगा। आप इतना आपको मेरे हिसाब से आता होगा, तो मैं इतना एज्यूम करता हूँ आपको। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप देख भी सकते हो, एक बार आप देख लो। चलो, तो ये ऊपर वाला बोल रहा है आपका -1 से +1, तो -1 +1, और दोनों पे आपने क्लोज लगा दिया, इस तरीके से आप क्लोज लगा दो कि -1 से +1 हो गया। ये दूसरा वाला आपका क्या बोल रहा है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपका रेड कलर से बता देता हूँ आपको। दूसरा वाला, इस वाले को रेड कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो रेड कलर से लिखोगे तो 0, तो ये 0 पे ओपन है तो ये चला गया इस तरफ, और ये 1 पे ओपन है तो चला गया इस तरफ। अब देखो कॉमन, कभी भी इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया आपका क्या आएगा, केवल ये वाला कॉमन एरिया है, केवल ये, और इसके अलावा कोई भी कॉमन एरिया नहीं है। तो कॉमन एरिया मैंने लिख दिया, और 0 पे आपका ओपन रहेगा क्योंकि यहाँ पे ओपन आ रहा है आपका। क्लियर है, चलो, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाना था। अब अगला देखो, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स देखे रखा है, देखे रखा है। तो सबसे पहले डोमेन लिखते हैं, कभी भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन हो ऐसा तो आप डोमेन लिखो। तो डोमेन टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, एक्स बिलोंगिंग टू आर, और कॉट इनवर्स एक्स का भी क्या होता है आपका, एक्स बिलोंगिंग टू आर होता है। जैसे अगर एक्स बिलोंगिंग टू आर है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चलो सर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने गए तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स को लिख लो आप π/2 माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब ये कहाँ से आया, हमने पढ़ के रखा हुआ है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है आपका, π/2 होता है। तो यहाँ से मैंने कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू रख दी। अब देखो ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 टाइम आपका टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन, सॉरी π/2 होगा, π/4 हो जाएगा। अब आपको पता है कि टेन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। टेन इनवर्स एक्स आपका क्या होता है, एक इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर मैं टेन को इधर लेके जाऊं तो आपका जो साइन है वो चेंज नहीं होता। कभी भी आप याद रख लो, इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज नहीं होगा, जो ये इनइक्वलिटी वाला साइन होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर मैं उसको उधर लेके गया टेन इनवर्स एक्स को, तो उधर जाके 10 होगा, तो वो कितना हो गया, 10 का π/4, तो मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। ये हमारा फाइनल आंसर। ये एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ग्राफिकली सोच सकते हो, ग्राफिकली सोचो, ग्राफिकली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का आपको कर्व याद होगा, मैंने बोला था कि याद रखिएगा। तो टेन इनवर्स एक्स का कर्व कुछ इस तरीके से होता है। अब टेन इनवर्स का एक्स का आपने ऐसे कर्व बना लिया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, π/4 है, तो π/4 कहीं यहाँ पे होगा आपका,
तो पाई बाय 4 आपका यहाँ पे आ गया। ये लाइन हो गई आपकी पाई बाय 4 वाली लाइन। क्या बोल रहा है कि tan इनवर्स x की वैल्यू पाई बाय 4 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब काम का कर्व आपका ये वाला काम का कर्व है, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा आपका 1 पे आएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब मुझे कौन सा चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, x का मतलब क्या, डोमेन वाला पार्ट, डोमेन मतलब क्या, x वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ से आपका ये 1 से बड़ी वाली वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, जब ये वाला इसका देखो, इस वाले पे कहाँ आ रहा है ये पूरा, इस पे अगर आप ऐसे करो तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा। इस वाले पार्ट पे आपका tan इनवर्स x क्या है आपका पाई बाय 4 से बड़ा है, दैट्स वाई ऐसे आ गया। चाहो तो ऐसे कर लिया या पिछले तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। वही अगेन ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। अब देखो ये आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क कॉट स्क्वायर एक्स, तो बेसिकली इसका मतलब मैं अगर लिखूं तो ये ऐसे होता है, कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 6 ग्रेटर देन 0, हमको ये दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो एक समय के लिए आप लेट एज्यूम कर लो कि जो कॉट इनवर्स एक्स है इसको मैंने आपका p मान लिया। जैसे ही आप p मानोगे तो हमारे पास आएगा p स्क्वायर -5p प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये फैक्टर दिख रहा है p-2 और ये आ गया p-3 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करो तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, प्लस माइनस प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, तो p बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, और p माना क्या था आपका कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ की बात, हमको कॉट इनवर्स x नहीं देना है, हमको x देना है। तो अगर देना है तो अगर किसी ने मान लो ऐसे लिखा आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो कॉट माइनस इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉट का माइनस इन्फिनिटी, कॉट माइनस इन्फिनिटी, फिर यहाँ आपका आ गया कॉट 2 यूनियन कॉट 3 कॉमा कॉट इन्फिनिटी। तो ये आंसर आपका गलत है, ठीक है। क्यों गलत है इसका भी मैं आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्या होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कभी भी अगर आपका ऐसा आए तो अब सॉल्व कैसे करना है वो अगले पेज में हम लोग देखते हैं, वो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। एक मिनट मैं एक पेज ऐड कर लूँ, पेज की कमी हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो अगले पेज में आप देखते हैं इस वाले चीज़ को, है ना। तो हमारे पास अभी आया क्या है कि कॉट इनवर्स जो x है हमारे पास, अगर मैं ध्यान से बोलूँ आपको तो क्या आया, कॉट इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो इसको लिखने का तरीका ये भी लिख सकते हो आप कि कॉट इनवर्स x लेस देन 2 और कॉट इनवर्स x ग्रेटर देन 3। तो हम ऊपर वाले पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको करना है ग्राफ से, किससे करना है आपका ग्राफ से करना है हमेशा। कभी भी अगर आपको ऐसे कॉट इनवर्स आ जाए और ऐसा रिलेशन आ जाए तो आप किससे करिएगा, ग्राफ से गए। तो कॉट इनवर्स एक्स का कल हमने ग्राफ देखा था, इसीलिए मैंने बोला था कि ग्राफ याद रखना है। ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये वाला लाइन हो गया आपका कौन सा, एक मिनट गड़बड़ हो गया, कॉट ये तो मैंने उसका बना दिया, एक मिनट अभी मैं चेंज कर देता हूँ, हाँ अभी हो जाएगा आपका। ये लीजिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया। ये वाला लाइन आपका ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये वाला लाइन आपका हो गया पाई, ये हो गया आपका 0 और ये हो गया आपका पाई बाय 2 वाला हो गया, ठीक है। अब देखो हमारा पाई बाय 2 अप्रॉक्स होता कितना है, 1.57 होता है, और जो पाई होता है वो कितना होता है अप्रॉक्स 3.14 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर टू कहीं पे, तो मैं इसको अलग कलर के पेन से करता हूं, तो ध्यान से देखिएगा, रुकिएगा, अलग कलर के पेन से करते, ठीक है। तो 2 वाला लाइन कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 1.57 से 2 क्या होता है बड़ा, और 3 वाला लाइन आपका कहीं यहाँ पे होगा। तो ये वाला लाइन हो गया y बराबर 2 और सॉरी y बराबर 3, और ये वाला लाइन हो गया आपका y बराबर 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि कर्व देखना, अब ध्यान से, पहला वाला बोल रहा है कि कॉट इनवर्स x को आपका 2 से छोटा होना है। तो कॉट इनवर्स x को अगर 2 से छोटा होना है तो ये वाला पार्ट आएगा, कौन सा वाला पार्ट आएगा आपका, दिस वन विल बी द आवर आंसर। क्यों आएगा, क्योंकि इस वाले रीजन में आपका कॉट इनवर्स x 2 से छोटा है, तो ये आ गया। इस वाले के पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो ये वाली वैल्यू आएगी
वो आएगी आपकी वैल्यू कॉट 2 आएगी। कितनी आएगी आपकी? कॉट 2। दूसरा बोल रहा है कॉट इनवर्स एक्स 3 से बड़ा, तो कॉट इनवर्स एक्स अगर 3 से बड़ा है तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला जो कर्व है इस वाले रीजन में आपका कॉट इनवर्स एक्स इस 3 वाले लाइन से बड़ा है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना आ जाएगा आपका? कॉट 3 आ जाएगा। कैसे आया आप ध्यान से समझो इस वाली चीज़ को। जैसे मान लो अगर आपके पास कर्व है, ठीक है, आपको इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे आपको पता है ये वाला कॉट इनवर्स, मान लो कोई भी आपका एफ इनवर्स एक्स का पार्ट है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में आपको ये वाला लाइन पता है अल्फा, तो अपने आप इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे वाला लाइन आएगा वो हो जाएगा एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एफ ऑफ अल्फा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी, कॉट 2 और कॉट 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो, अब डायरेक्टली आंसर लिखें। अब हमको लिखना कौन सा आंसर? एक्स एक्सिस वाला आंसर लिखना है। कौन सा वाला एक्सिस लिखना है? एक्स एक्सिस वाला आंसर लिखना है। लिखो एक्स एक्सिस वाला आंसर। जैसे अगर एक्स एक्सिस वाला आंसर लिखोगे तो हमको ये वाला पार्ट, तो अब देखो इस वाले पार्ट में आपका कौन सा पार्ट कवर हो रहा है? आपका ये वाला पार्ट आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, और इधर ये वाला पार्ट आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। देखा आंसर आपका क्या आ गया? चेंज। अगर आप डायरेक्टली लिखते तो क्या लिखते? माइनस इन्फिनिटी से कॉट 2 यूनियन कॉट 3 से इन्फिनिटी लिखते, बट डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से ये क्या हो गया आपका? चेंज आ गया। माइनस इन्फिनिटी से कॉट 3 यूनियन कॉट 2 से इन्फिनिटी। ये वाई एक्सिस वाला कर्व वाला पार्ट आया है उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमको ये वाला कर्व आया था, उसके रिस्पेक्ट में एक्स पे कौन सा वैल्यू आ रहा है? एक्स पे आपका ये वाला पार्ट, यहाँ पे एक्स पे ये वाला पार्ट, तो हमको ये वाला पार्ट हम लोग लिख देंगे, ठीक है। कहाँ से? यहाँ से लेके आपका पूरा इधर और यहाँ से लेके आपका पूरा इस तरफ, ठीक है। एक्स बिलोंग टू ये आ गया और इधर आपका ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया होगा? तो अच्छा क्वेश्चन था। तो ये आप लिख के भी यहाँ पे आप कट कर दीजिएगा ऐसे करके, ये गलत आंसर है, और लिख भी दीजिएगा रीजन क्यों, कि कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, दैट्स वाई ये आंसर आपका गलत था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा, रिवीजन के टाइम आपके बहुत काम आएगा। अब देखो क्या लिख के रखा है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड बराबर आपका 3 पाई दे रखा है। और आपको अगर पता हो कि जो कॉस इनवर्स एक्स का रेंज आता है वो आता है 0 से पाई आता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी? पाई। मिनिमम वैल्यू कितना? पाई। मिनिमम वैल्यू कितना? 0। तो आपको दिख रहा होगा ये 3 पाई है। 3 पाई मतलब क्या? जब तक आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं लोगे, मतलब इसको क्या लिख सकते हो? पाई प्लस पाई प्लस पाई। तो इधर आपके कॉस इनवर्स की ही चीज ऐड हो रहा है, तो 3 कॉस इनवर्स की चीज ऐड हो रहा है और वो मिलके कितना बना रहा है? आपका 3 पाई बना रहा है। इसका क्या मतलब है? सभी इंडिविजुअल को क्या होना पड़ेगा? पाई के बराबर। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई आ गया, कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई आ गया, और कॉस इनवर्स जेड बराबर पाई आ गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई कॉस पाई, वाई की वैल्यू आ गई कॉस पाई, और z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? कॉस पाई। तो यहाँ से आपका x बराबर आ गया -1, यहाँ से भी आ गया x बराबर y बराबर -1 और z बराबर -1। तो आपको दिख गया x y z की वैल्यू -1 -1 -1। तो यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे तो इसकी वजह से x की पावर -1 की पावर इवन, तो ये आ गया आपका 1 + 1 + 1, और यहाँ पे 6, यहाँ देखो निगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा -1 -1 -1। तो ये कितना हो गया आपका? -3। 6 डिवाइड बाई -3 कितना हो गया? -2, और ये हो गया 3। 3 - 2 कितना हो गया? 1। तो बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक्स वाई जेड निकालना था, बाकी एक्सप्रेशन निकालना तो बहुत इजी है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टफ लेवल के क्वेश्चन है। लेवल मैंने बोला था कि मैं धीरे धीरे आपका लेवल क्या करूंगा? बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। अब देखो द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द लाइन। अब ये कोई इमेज आ रहा होगा, तो सबसे पहले तो लाइन देखो क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स 1 ए की पावर 6 प्लस कॉस इनवर्स 1 ए की पावर 6 प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 1। अब सबसे पहला चीज़ आता है कि ए बिलोंग टू आर है। अब ए बिलोंग टू आर होते ही मुझे ये समझ में आना चाहिए कि सर साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है आपका? -1 से +1। इसका डोमेन क्या होता है आपका? -1 से +1। और ये क्या होता है आपका? इसका आर होता है। तो अपने आप अगर आपको ये समझ में आएगा कि सर ए स्क्वायर प्लस 6 अगर -1 से +1 के बीच है, अगर ए स्क्वायर प्लस 6 अगर आपका -1 से +1 के बीच है, तो यहाँ से -1 से +1 ए की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका? 0 से लेके
-2 आ जाएगा। अब 0 से लेके -1 कर दो हर जगह, तो 0 से लेके अब ये देखो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर है, निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो अपने आप ए को क्या होना पड़ेगा 0। अगर ए आपका 0 हो गया तो जैसे अगर ए आपका 0 हुआ तो आपके पास जो नंबर लाइन आएगा वहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, आप देखो जैसे ही आया तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या कि सर ये x प्लस वाई तो लेफ्ट साइड है, इधर क्या आ जाएगा आपका साइन इनवर्स 0 + 1 ए की पावर 6, ए 0 है तो ए की पावर 6 भी 0 होगा, तो यहाँ से आ गया आपका 1 प्लस यहाँ से आ गया आपका कॉस इनवर्स 1 माइनस का टेन इनवर्स 1, ये आ गया आपके पास। अब साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, कॉस इनवर्स 1 कितना होता है 0 और टेन इनवर्स 1 कितना होता है आपका π/4, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया आपका π/4 आ गया। अब x प्लस वाई बराबर π/4 क्या मतलब है इस चीज़ का, हमारे पास है क्या, ध्यान से आप देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि सर x प्लस वाई जो इतना गंदा सा एक्सप्रेशन दे के रखा हुआ था हमको, ये गंदा सा, दोबारा एक बार एक्सप्रेशन को मैं लिखता भी हूँ, ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर साइन इनवर्स a की पावर 6 + 1, इसके बाद आपका दे के रखा था यहाँ पे प्लस कॉस इनवर्स 1 और आपका दे के रखा था a की पावर 6 + 1 माइनस का टेन इनवर्स a² + 1, तो ये गंदा सा जो एक्सप्रेशन था वो कन्वर्ट होके हो गया x प्लस वाई बराबर 4। अब x प्लस वाई बराबर 4 का मुझे इमेज निकालना है, मुझे क्या करना है x प्लस वाई बराबर 4 का इमेज निकालना है, किसके अबाउट निकालना है, आपका x एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, किसके अबाउट, x एक्सिस का इमेज निकालना, तो x प्लस वाई बराबर 4 कोई ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी x प्लस y बराबर 4, ये वाली लाइन है, इसका इमेज अगर x एक्सिस के रिस्पेक्ट में लोगे तो ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो उधर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, तो अपने आप ये वाला पार्ट अगर आपका π/4 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा माइनस का π/4 और ये तो π/4 ही रहेगा, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, x अपॉन π/4 प्लस y अपॉन माइनस π/4 प्लस इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया x माइनस वाई बराबर π/4, मतलब x प्लस वाई बराबर π/4 का इमेज किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट क्या होगा, x माइनस वाई बराबर π/4, दैट इज डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन देख के डरना नहीं है हमको, क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करोगे ना तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि सर ये क्वेश्चन जो दे के रखा हुआ है करना क्या है, क्योंकि आप अगर पेन नहीं चलाओगे ना तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला, क्योंकि ये दिख रहा है हमेशा आपका, तो इससे आपका a के बराबर 0 के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा क्या लिख के रखा है, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अगर आपके पास ये दे के रखा हुआ है कि ये वाला कुछ है, ये वाला कुछ है और ये आपका π/2 के बराबर है, किसके बराबर है आपका π/2 के बराबर है, तो आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आपका π/2 कब होता है, जब ये आर्गुमेंट और ये आर्गुमेंट क्या होता है आपका इक्वल होता है, तो अभी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या किया दोनों को बराबर कर दिया, जैसे ही बराबर करोगे x² माइनस x की पावर 4 डिवाइड बाय 3 x की पावर 6 डिवाइड बाय 9 और ये सीरीज जाता जा रहा है, अल्टरनेट है, इज इक्वल टू इधर से आ गया x की पावर 4 माइनस x की पावर 8 डिवाइड बाय 3 प्लस x की पावर 12 डिवाइड बाय 9 आ जाएगा, जीपी दिख रहा होगा इनफाइनाइट जीपी, तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है आपका a अपॉन 1 माइनस आर होता है, क्या होता है आपका a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की वैल्यू यहाँ से दोनों को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा माइनस, इनसे आर निकालो, यहाँ से आएगा माइनस का x² डिवाइड बाय 3, तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड देखो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 3, अगेन सेम चीज़, यहाँ पे भी अगर आप कॉमन रेशियो निकालो तो यहाँ से भी आपका x की पावर 4 डिवाइड बाय 3 माइनस वाला आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है, क्या होता है आपका a अपॉन 1 माइनस आर होता है। अब ध्यान से इसको सॉल्व करें, तो जैसे ही अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो आपको दिखेगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x² आ जाएगा, ये आ गया 1 प्लस x की पावर 4 डिवाइड बाय 3, राइट साइड आ जाएगा x की पावर 4 1 प्लस
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि सर एक तो आपका एक्स स्क्वायर जीरो हो जाए, एक आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर को आप जीरो कर दो। जैसे एक्स स्क्वायर ओपन कर लो ना, तो ओपन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 3। इधर क्या आ जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स की पावर 6 डिवाइड बाय 3। तो ये और ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर आपका कॉमन आ रहा है, तो आपके क्या पास क्या बचेगा आपके यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई एक्स बराबर 0 और दो और वैल्यू है एक्स बराबर प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 कहाँ एक्स स्क्वायर, तो अब देखो तीन वैल्यू है, 0 आया प्लस माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, अब किसी का सवाल आ सकता है सर आपने इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाया और उसमें आर की वैल्यू तो क्या होनी चाहिए आपकी -1 से लेके +1 के बीच होना चाहिए, आपने ये चेक ही नहीं किया। तो वो चेक करने के लिए आपका ये दे के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉमन रेशियो क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन 3, तो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 3, तो 3 जैसी रखा मैक्सिमम, क्योंकि एक्स की वैल्यू √3 है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 3 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया -1, तो पक्का वो 0 से लेके -1 के बीच ही होगा। दैट्स वाई मैंने डायरेक्टली इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या कर लिया आपका यूज कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास दे के रखा है, इफ यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है एंड 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे करके आपकी सीरीज जा रही है। तो देख के आपको समझ में आ गया कि सर 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस ऐसे करके इन्फिनिटी तक जा रहा है इज इक्वल टू आपका 2 दे के रखा है। अब यहाँ पे देखो दिख गया अगेन कि ये क्या है आपका इनफाइनाइट जीपी है। क्या है आपका ये इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला वैसे भी सम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था a/1 माइनस आर, और आर की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए 1 से लेके माइनस मतलब बेसिकली -1 से लेके 1 के बीच आनी चाहिए। इसी वजह से आपका ये देखो कॉस इनवर्स एक्स के बारे में देके रखा है 0 से 1 यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे तो वो आएगा कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस इनवर्स दैट इज कॉमन रेशियो उसको -1 से 1 के बीच होना है, तो उन्होंने दैट्स वाई आपका यहाँ पे 0 से 1 दे के रखा है। मतलब आप फॉर्मूला समेशन वाला लगा सकते हो, तो लगा दो। ए की वैल्यू 1 है, 1 माइनस यहाँ से आ गया आपका कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 बराबर 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स ये आ जाएगा। अब देखो इसको एक तरफ ले आओ तो यहाँ पे आ गया 2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, तो यहाँ से आपके पास कॉस इनवर्स एक्स बराबर आ गया आपके पास है। बट हमको चाहिए क्या आपका, हमको क्या चाहिए, हम लोगों को x चाहिए, कॉस इनवर्स तो चाहिए नहीं। तो क्या यहाँ से डायरेक्टली मैं बोल दूँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस हाफ के बराबर हो जाएगी। यही क्या है हम लोगों का आंसर, जो कि सी आंसर क्या कर रहा है आपका मैच कर रहा है। तो कभी भी याद रखो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगाते टाइम ये जरूर चेक करना कि जो कॉमन रेशियो है वो आपका -1 से 1 के बीच आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो डायरेक्टली इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला यूज कर लीजिए सम वाले का, एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर वाला आप फॉर्मूला आगे यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। मैं आपको इसके लिए 1 मिनट का टाइम भी देता हूँ, आप सोचो 1 मिनट कि क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग इस वाले क्वेश्चन को। सोचो 1 सेकंड के लिए कौन सा ट्रू होगा कौन सा फॉल्स होगा। बाकी क्वेश्चन मैंने ऐसे टाइम नहीं दिया था, बट इस क्वेश्चन को आप सोचो। तो इफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 देन एक्स बराबर हमको बताना है ये स्टेटमेंट, देन एक्स बराबर कॉस 2 दे के रखा हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स हमको ये बताना है। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे ध्यान से आप करो, सोचो 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड या 15 सेकंड जितना भी आप सोच सकते हो सोचो, और आंसर आप लिख लेना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगर चलो इतना टाइम काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। तो क्या दे के रखा है कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है आपका 2 दे के रखा है, दे के रखा है। तो अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 है तो मुझे पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज आता है वो क्या आता है 0 से लेके पाई तक आता है 0 से पाई। अगर ग्राफ भी ड्रॉ करोगे तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये वाला जो लाइन आता है ये तो आपका पाई वाला आ गया, और ये वाला आ गया आपका 0 वाला आ गया। ठीक है, तो अब ये बताओ अगर कॉस इनवर्स एक्स बराबर 2 है तो पक्का ये जो 2 ये पाई बाय 2 होता है, तो पक्का ये 2 वाला लाइन कहीं यहाँ पे आ रहा होगा।
ये हो गया आपका y बराबर 2 वाली लाइन। तो फिक्स है, इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर आपका ये कॉस इनवर्स एक्स का कर्व है और ये अगर वाला 2 वाला पॉइंट y वाला कर्व y वाला पॉइंट दे के रखा हुआ है, तो x वाले पॉइंट के लिखने के लिए आप डायरेक्टली उसको क्या लिख दीजिए, कॉस 2 लिख दीजिए। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर कॉस इनवर्स x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया आपका कॉस 2 आ गया। बट ये लिखने से पहले आप ये जरूर चेक करो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो पक्का, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट था। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखो आप, इफ कॉस इनवर्स x बराबर 4 दे रखा है, देन x बराबर कॉस 4 ये होना चाहिए। ठीक है, आप सोचो, जल्दी से सोचो, तो आप सोचोगे आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। बट मैं बोलूंगा ये आंसर क्या है आपका, गलत आंसर है। क्यों, कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, जैसे ही बनाओगे तो ये जो मैक्सिमम जो पॉइंट आता है, रेंज क्या होता है आपका 0 से पाई की अप्रॉक्स वैल्यू 3.14 होती है। और ये लाइन कितना दे के रखा है आपका, ये लाइन जो दे के रखा है, ये लाइन दे रखा है y बराबर 4। तो ये कर्व और ये लाइन कभी एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे। अगर कट नहीं करेंगे तो ऐसा कुछ आने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर कट करते तब डायरेक्टली मैं लिख देता, बट यहाँ पे कट ही नहीं कर रहे, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये समझ में आ गया क्यों पहला स्टेटमेंट ट्रू था और दूसरा स्टेटमेंट क्या था आपका, फॉल्स था। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक करेंगे। तो ध्यान से अगर मैं एक सेकेंड के लिए आपका रिवाइज करूं कि क्या क्या हमने पढ़ा है, कैसे क्या किया, तो अगर मैं बात करूं तो आज के लेक्चर में केवल हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। केवल क्या किया हम लोगों ने, क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। सारे क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा देखो किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है ना। अगले लेक्चर में इससे आगे की चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, कैसे इसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएगा, उसमें कैसे डोमेन निकालते हैं, कैसे रेंज निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और टाइम बचेगा तो, और फिर हम लोग टाइम बचेगा तो हम लोग फिर ये वाली चीजें करेंगे, टी इनवर्स टी एक्स वाली एंड टी इनवर्स एक्स वाली, ये वाली चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन अगेन एक बार आप क्या करिए, दोबारा सॉल्व करिए, किस तरीके से मैंने बताया है, कौन कौन से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को क्या करिए एक बार अच्छे से आप लिखिए और समझिए कि करना क्या है आप लोगों को। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्वेश्चंस को दोबारा पेन कॉपी उठाओ और उसको उठाने के बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन जा रहा है। आप करिए, अगर मान लो पहली बार में, कभी भी, मैं पहले भी बोलता हूँ कि कोई भी लेक्चर में आपको पूरा 100% समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, मान लेते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 70 टू 80% समझ में आएगा। 70, अगर आप बहुत फोकस कर रहे हो क्लास में तो 70 टू 80% फोकस आएगा, 70 टू 80% आपको समझ में आ जाएगा। देन आप घर जाके रिवीजन करो, आपका 90 टू 95 या 95 टू 99% आपका कंफर्म हो जाएगा, 100 कभी नहीं होने वाला। ठीक है, और रिवीजन नहीं करोगे तो ये 40 टू 50% रह जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो रोज जो पढ़ाया जाता है उन चीज़ों को आप क्या करिए, रिवाइज करिए और अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। और ये अभी मैंने जो दो फर्स्ट लेक्चर आपके पढ़ाए हैं, ये दोनों लेक्चर को आप क्या करिए, अच्छे से रिवाइज करो दोनों लेक्चर को। जब रिवाइज करोगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था, किस तरीके से बताया था। एंड जो जो चीज़ें मैंने बोली कि ग्राफ, जो 6 के 6 ग्राफ हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए, वो ग्राफ को याद रखिए। रेंज और डोमेन वाला पार्ट है वो याद होना चाहिए, एंड फॉर्मूला वो भी अच्छे से याद हो जाए। अब देखो, याद करने का तरीका ये है कि उसको बार बार आप जब लिखोगे ना, बार बार प्रैक्टिस में आएगा तो वो चीज़ें यूज़ होगी, और वो चीज़ें यूज़ होगी और वो चीज़ें आपको याद होगी। कोई ये सोचे कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं चीज़ों को याद कर लूँगा, तो वो नहीं हो सकता। आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्या होगी, आपको याद होगी और बार बार आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट दिमाग में आएगा। ठीक है, चलिए, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चे लोग। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखें, हम जल्दी ही उसका रिप्लाई